इसके बाप के जाने के बाद ये एक वाहिद रिश्ता था जो आज अपना भरम कायम ना रख सका था। तुम एक नहायत ही गिरे हुए इंसान हो। खुदा की मार पड़ेगी तुम्हें। शहजाद, मुझे छोड़ दो। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो देखना, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बहती हुई आंखों के साथ कहती हुई वो मजीद इसकी सिरसराते लम्स को महसूस करते हुए फटी हुई आवाज में गवया हुई थी। बस नहीं चल रहा था। सामने मौजूद जानवर का मना नोच ले जो इसकी इज्जत को तार तार करने पर तला हुआ था। फिलहाल तो अच्छा तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। मेरा ज़र्फ है जो मैं तुमसे शादी करने के लिए मान गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं। तुम्हारी औकात तो सिर्फ और सिर्फ नौकर बनने की है, जो कि तुम बखूबी निभा रही हो। मेरी जूतियां उठाते हुए, मुझे सुबह शाम नौकरों की तरह पानी का गिलास पेश करते हुए, मेरे कपड़े प्रीस करके मेरे कमरे में रखते हुए, जब ये सब काम करते वक्त तुम्हें बुरा नहीं लगा, तो मेरे बस्तर की जीनत बनते वक्त भी तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। बेबाकी से बोलते हुए वो एक झटके से उसकी गर्दन को दबोचे उसकी आंखों में देखते गया हुआ था, जबकि अनाया की आंखें बाहर अबलने को थीं। गर्दन पर दबाव बढ़ा था तो बेअख्तियार सांस खड़ने लगी थी। उसने ये कब सोचा था? बचपन में तय किए हुए रिश्ते पर वो अपनी चच्ची के कहने पर उसके काम बगैर बोले ही कर दिया करती थी, तो उसमें बरी भी वही हो गई क्या? वो इस कदर गई गुजरी थी कि बाप के जाने के बाद उसकी इज्जत की यूं बेहरमती की जाती। तभी छटपटाते हुए उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की कोशिश में वो अपने हाथ को छुड़ाते हुए साइड टेबल पर पड़ा हुआ लैंप उठाकर उसके सिर पर मार चुकी थी। ठिस की आवाज के साथ लैंप बस्तर से नीचे गिरा था और शहजाद सर से अबलते हुए, खून के साथ दहरा होते हुए बस्तर की दूसरी जानिब जा गिरा था। अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश में वो बदहवास होते हुए बस्तर से नीचे उतरकर दरवाजे की जानिब भागी थी, इससे पहले कि वो हैवान उसे दोबारा से उस दलदल में घसीट कर ले जाता। दरवाजा खोलकर बाहर जाते हुए वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ी थी। बाल बिखरे हुए थे, जबकि दोपटा सरे से गायब था। बेबाकी से बोलते हुए वो एक झटके से उसकी गर्दन को दबोचे इसकी आंखों में देखते गया हुआ था, जबकि इनाया की आंखें बाहर अबलने को थीं। गर्दन पर दबाव बढ़ा था तो बेअख्तियार सांस खड़ने लगी थी। उसने ये कब सोचा था? बचपन में तय किए हुए रिश्ते पर वो अपनी चच्ची के कहने पर इसके काम बगैर बोले ही कर दिया करती थी, तो इसमें बरी भी वही हो गई क्या? वो इस कदर गई गुजरी थी कि बाप के जाने के बाद उसकी इज्जत की यूं बेहिरमती की जाती। तभी छटपटाते हुए उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की कोशिश में वो अपने हाथ को छुड़ाते हुए साइड टेबल पर पड़ा हुआ लिंप उठाकर इसके सर पर मार चुकी थी। ठिसकी आवाज के साथ लिमप बस्तर से नीचे गिरा था और शहजाद सर से अबलते हुए खून के साथ दहरा होते हुए बस्तर के दूसरी जानिब जा गिरा था। अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश में वो बदहवास होते हुए बस्तर से नीचे उतरकर दरवाजे की जानिब भागी थी, इससे पहले कि वो हैवान उसे दोबारा से इस दलदल में घिसेट कर ले जाता। दरवाजा खोलकर बाहर जाते हुए वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ी थी। बाल बिखरे हुए थे, जबकि दुपट्टा सरे से गायब था। तभी शहजाद संभलती हुई हालत के साथ अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए इसके पीछे भागा था। वो दोनों एक के बाद एक सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ ही रहे थे जब मेन दरवाजा खुला था और वहां से एक एक करके घर के तमाम अफराद अंदर दाखिल हुए थे, मगर उन दोनों पर नजर पड़ते ही सबके सब वहीं साकत हो चुके थे। चची जान, चची जान, मुझे बचा लें, खुदा का वास्ता है, मुझे बचा लें। बदहवास होते टोट कर आती हुई वो अपनी चची के साथ जा लगी थी, जबकि दिल धड़कते हुए वजूद के साथ काम कर रहा था। सब लोगों ने एक नज़र उसकी जानिब डालकर दूसरी नज़र शहजाद की जानिब डाली थी, जिसकी सफ़ेद शर्ट के ऊपर वाले बटन टूटे हुए थे। सिर से बहते हुए खून ने उसकी सफ़ेद शर्ट का एक कुंधा दागदार कर दिया था। अम्मी जान, ये लड़की पागल हो चुकी है। उसने पहले मुझे अपने कमरे में बुलाया और फिर मुझे बराई की तरफ माइल करने की कोशिश की, और जब मैं माइल नहीं हुआ तो उसने मेरे सर पर लैंप दे मारा। अभी भी आप लोगों के आने की आवाज सुनते हुए
ये आपके सामने ड्रामा करते हुए भाग रही है। ये चाहती है कि मैं उससे निकाह कर लूँ, जबकि ये बात अच्छी तरह जानती है कि मैं इसमें दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं रखता। अपने सर को एक हाथ से थामते हुए वो कहर भरी नज़रों से माँ के पीछे छिपी हुई लड़की को देखते हुए गव्या हुआ था। जबकि तमाम घर वालों ने शाक की कैफियत में पहले उसे और फिर लहराती कांपती हुई अनाया को देखा था, जबकि अनाया उनकी बेयकीन नज़रों को खुद पर जमे हुए देखकर अपना सिर नफ़ी में हिला चुकी थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ऐसा नहीं किया है। शहज़ाद ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। कांपती हुई टांगों के साथ कहती हुई वो बेजान होते वजूद के साथ पीछे दीवार से जा लगी थी। जब रखसाना चच्ची आगे बढ़ते हुए एक थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ चुकी थी। वजूद में जान तो पहले ही नहीं थी, तभी लहरा कर नीचे फर्श पर जा गिरी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, जिस थाली में तुमने खाया है उसी में छीत करोगी। तुम मेरे बेटे पर इल्जाम लगाओगी। मेरा बेटा कैसे किरदार का मालिक है, इस बात की गवाही लेने की जरूरत मुझे तुमसे नहीं है। इस घर का हर फर्द जानता है कि तुम कैसी हो। तुम हर वक्त मेरे बेटे के आगे पीछे फिरते हुए उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती हो। और अब जब हम में से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं था, तो तुमने इस मौके को गनीमत जानते हुए मेरे बेटे को बहलाने की कोशिश की। और जब वो बुराई की तरफ माइल नहीं हुआ, तो तुमने मेरे बेटे पर इल्जाम लगाकर किया साबित करना चाहा। चलाते हुए लहजे में बोलते हुए रखसाना बेगम ने उसके बालों को दबूचा था, जबकि वो किराहते हुए अपने सुर को नफी में हिलाते उन्हें अपनी बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, जो कि यहाँ मौजूद हर एक शख्स की आंखों में मौजूद ही नहीं था। मैं सच कह रही हूँ चची जान, मैं अपने कमरे में थी। शहजाद खुद मेरे कमरे में आए और मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे बहुत ही बड़े तरीके से बात भी की, और जब अभी वो बोल नहीं रही थी कि एक और थप्पड़ इसके चेहरे की जीनत बना था। बदकिरदार लड़की, तुम्हारी बदकिरदारी तो हम पहले ही दिन देख चुके थे। मुझे मालूम था कि ये दिन एक न एक दिन जरूर आएगा। बाप मर गया और तुम्हें हमारे सिर छोड़कर चला गया। मैं जानती थी कि तुम अब हमारे सैनों पर मूंग दिलने के लिए तैयार हो, मगर यूं मेरे बेटे पर इल्जाम लगाकर। इस बात की मुझे हरगिज भी उम्मीद नहीं थी। निकल जाओ मेरे घर से। मैं कहती हूँ अभी के अभी निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूं। कहर भरे लहजे में बोलते हुए रखसाना बेगम ने उसे बालों से दबोच कर नीचे की जानिब झटका दिया था, तो उसकी कहनियां बहुत ही बड़े तरीके से छुल चुकी थीं। वो कपकपाते हुए लब्बों से बार बार अपना सिर नफी में हिलाते हुए अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रही थी, मगर वहां मौजूद एक भी शख्स के चेहरे पर उसके लिए रहम दिली दिखाई नहीं दे रही थी। रखी उम्मी जान, उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो क्या हो गया? हम उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हैं। शहीर सहगल के घर से उसके बेटे के लिए रिश्ता आया है। वो एक अच्छा रिश्ता है। इसकी शादी करें और हमारी उससे जान छुड़ाएं। सर्द कहर बरसाती नजरों से अनाया के चेहरे को देखता हुआ वो गव्या हुआ था, जबकि रुखसाना बेगम ने मुताज्जिब नजरों से उसके चेहरे को देखा था। उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा करने की कोशिश की और तुम फिर भी उसके बारे में सोच रहे हो। ये एक नहायत ही बदकिरदार लड़की है। तुम क्या चाहते हो कि मैं उन लोगों को एक बदकिरदार लड़की दे दूं, ताकि जब उसकी असलियत उन पर वाज़ेह हो तो हम किसी को मुन्ना दिखाने के भी न रहें। रखसाना बेगम का बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की का गला दबाकर उसे यहीं पर मार देते। उन्होंने इस लड़की के बाप के मरने के बावजूद भी उसे अपने घर में रखा था, और ये लड़की इन्हें ये सलाह दे रही थी कि उनके ही बेटे पर इल्जाम लगाकर उसे सारे खानदान की नजर में गिराने पर तल्ली हुई थी। अम्मी जान, आप परेशान मत हूं। उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो क्या हो गया? हम तो उसके साथ अच्छा कर सकते हैं। आप उसे जाने दें। मैं आज शाम को सहगल खानदान के साथ बात करते हुए उसकी जल्द से जल्द रुखसती करवाकर उसे यहाँ से रवाना करा देता हूँ। फिर ये यहाँ मौजूद नहीं होगी और न ही हम उसे मज़ीद बर्दाश्त कर सकेंगे।
सर्द नजरों से ससकती हुई अनाया को देखते हुए गव्या हुआ था, जबकि अनाया ने अपना सिर नफी में हिलाते हुए चेहरा अपने घुटनों में छिपा लिया था। जिनका कोई नहीं होता वो यूं ही तन्हा हो जाते हैं। बेअख्तियार उसके जहन में एक सोच अभरी थी, जबकि बाकी लोग भी कहर भरी नजरों से उसे देखते हुए अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ गए थे। पीछे वो अकेली दीवार के साथ लगी हुई इन लोगों की बेयकीनी को देखती रही थी, जो खानदान होते हुए भी एक लड़की के साथ खड़े नहीं हुए थे। अफसोस, अगर तुम मेरे साथ तावन करती तो न सिर्फ उस घर में पुरस्कौन जिंदगी गुजारते, बल्कि मैं तुमसे शादी करने के बारे में भी जरूर सोचता। लेकिन अब तुमने खुद अपनी बदबख्ती को दावत दी है। मैं इसमें मजीद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सबसे नजरें दौड़ बैठी हुई अनाया को देखते हुए वो दानत पैस कर अपने कमरे में दाखिल हो चुका था। दुल्हन बनी हुई अनाया की आंखें बार बार नम हो रही थीं। वो तो अपने शोहर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मगर खैर, इस खानदान से आखिरकार छुटकारा पा लेने पर भी वो खुश थी। जब उसे हाथ से थामकर सहगल खानदान की लाई गई गाड़ी में बैठाया गया था। दूल्हा शायद किसी और गाड़ी में मौजूद था। तभी अब वो इत्मीनान से कार की सेट से पश्त लगाती हुई अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। उसके पास ही उनके खानदान की वफादार मुलाजमा मौजूद थी। वो अपनी बेबसी और कम मायगी पर जितना अफसोस करती इतना ही कम था। छोटी बीबी जी, आपने यहाँ निकाह क्यों किया है? अजीब सी नजरों से उसे देखकर मुलाजमा ने हचकचाते हुए कहा था। क्या मतलब है मैंने यहाँ पर निकाह क्यों किया है? क्या लड़कियों की शादियां नहीं होते? अपना भर्म तो उन नौकरों के सामने कायम रखना ही था उसे। अपने शोहर की इज्जत अब कायम रखनी ही थी। तभी उसकी जानिब देखकर वो हैरान नजरों से गव्या हुई थी, जबकि अब की मर्तबा मुलाजमा ने सटपटाते हुए अपना चेहरा दूसरी जानिब फेरा था। नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। इसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो उसे चौंकाने की हैसियत रखता था, मगर इस वक्त वो अपने गम में इतनी तकलीफदेह हालत में थी कि इसके लहजे को भी महसूस नहीं करना चाहती थी। जो हो चुका था सो हो चुका था। वो कम उज कम इस खानदान से तो आजाद हो गई थी। लहंगे को संभाल कर अंदर दाखिल होती हुई वो बस्तर पर आम बैठी थी, जबकि हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। चाहे जो भी हो, चाहे जैसे भी उसकी शादी हुई हो, मगर अब वो शादीशुदा थी और उसका शवहर न जाने वे कैसा होता। दिल जोर से धड़क रहा था। अगर उसकी शादी भी नॉर्मल हालात में हुई होती तो उसके दिल में कुछ और ही एहसासात होते। फिलहाल तो उसके दिल में बस यही खौफ था कि उसका शौहर उसके साबिका खानदान की तरह बेहिस ना हो। दरवाजा खुला था और एक वजिया शख्स कदम कदम चलते हुए अंदर आया था, झकी हुई नजरों के। जबकि अब की मर्तबा मुलाजमा ने सटपटाते हुए अपना चेहरा दूसरी जानिब फेरा था। नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। इसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो उसे चौंकाने की हैसियत रखता था, मगर इस वक्त वो अपने गम में इतनी तकलीफदेह हालत में थी कि इसके लहजे को भी महसूस नहीं करना चाहती थी। जो हो चुका था सो हो चुका था। वो कम उज कम इस खानदान से तो आजाद हो गई थी। लहंगे को संभाल कर अंदर दाखिल होती हुई वो बस्तर पर आम बैठी थी, जबकि हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। चाहे जो भी हो, चाहे जैसे भी उसकी शादी हुई हो, मगर अब वो शादीशुदा थी और उसका शवहर न जाने वे कैसा होता। दिल जोर से धड़क रहा था। अगर उसकी शादी भी नॉर्मल हालात में हुई होती तो उसके दिल में कुछ और ही एहसासात होते। फिलहाल तो उसके दिल में बस यही खौफ था कि उसका शौहर उसके साबिका खानदान की तरह बेहिस ना हो। दरवाजा खुला था और एक वजिया शख्स कदम कदम चलते हुए अंदर आया था, झकी हुई नजरों के। बजाय उसकी शादी करने पर जोर दिया था, वो उससे अच्छे तरीके से बदला ले चुका था। तभी अपना सिर नफी में हिलाते हुए अपने लहंगे को समेट कर अपने कदम बस्तर से नीचे उतार चुकी थी। 2 कदम पीछे लेते हुए वो उसके वजाहत से भरपूर चेहरे को देख रही थी, जहां संजीदगी दिखाई देने से भी नहीं दिखाई दे रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुन्ना पर हाथ रखे सिसकियों का गला घूंटती भागने लगी कि एक चक्कर खाकर बस्तर पर गिरी थी। इसके बेहोश होते ही अपने असली रूप में सरसराता लमस इसके गालों पर छोड़ चुका था।
लबों पर इसरार मुस्कुराहट सजाए हुए उसने अनाया के चेहरे को गौर से देखा था। अपनी अंगुलियों का सर्द और खरदरा लम्स उसके चेहरे पर छोड़ते हुए वो एक झटके से उसे अपनी बाहों के हिसार में उठा चुका था। मजबूती से कदम लिए हुए बिस्तर पर उसे लटाते हुए वो उसके पहलू में दराज हुआ था। आंखें उसके मासूम से चेहरे पर टुकी हुई थीं। पलकों पर ठहरे हुए आंसुओं को अपनी अंगुली के पूरों से नरमी से छूता हुआ वो उसके खूबसूरत सुरापे को नहार रहा था। तुम खूबसूरत हो, बेहद खूबसूरत। अब देखना यह है कि तुम कब तक मेरा साथ निभाती हो या फिर मुझसे बगावत करते हुए तुम भी दुश्मनों की सफ में खड़ी होगी। धीमी सी सरगोशी उसके कान में अंडेलता हुआ वो हाथ बढ़ाकर साइड लीमअप को बंद कर चुका था। कमरे में फैलते हुए अंधेरे के साथ वो बेड कराउन से टेक लगाए हुए खिड़की से आती हुई चांद की रोशनी में उसके चेहरे को नहार रहा था। सरसराता लमस इसके गालों पर छोड़ चुका था। लबों पर इसरार मुस्कुराहट सजाए हुए उसने अनाया के चेहरे को गौर से देखा था। अपनी अंगुलियों का सर्द और खुरदरा लम्स उसके चेहरे पर छोड़ते हुए वो एक झटके से उसे अपनी बाहों के हिसार में उठा चुका था। मजबूती से कदम लिए हुए बस्तर पर उसे लिटाते हुए वो उसके पहलू में दराज हुआ था। आंखें उसके मासूम से चेहरे पर टुकी हुई थीं। पलकों पर ठहरे हुए आंसुओं को अपनी अंगुली के पूरों से नरमी से छूता हुआ वो उसके खूबसूरत सरापे को नहार रहा था। तुम खूबसूरत हो, बेहद खूबसूरत। अब देखना यह है कि तुम कब तक मेरा साथ निभाती हो या फिर मुझसे बगावत करते हुए तुम भी दुश्मनों की सफ में खड़ी होगी। धीमी सी सरगोशी उसके कान में अंडेलता हुआ वो हाथ बढ़ाकर साइड लैंप को बंद कर चुका था। कमरे में फैलते हुए अंधेरे के साथ वो बीड कराउन से टेक लगाए हुए खिड़की से आती हुई चांद की रोशनी में उसके चेहरे को नहार रहा था। सुबह उसकी आंख अपने चेहरे पर अजीब से लम्स पर खुली थी। जब एक झटके से आंखें खोलकर वो चेहरे पर सफर करती हुई उंगलियों के लम्स को देखकर अपना चेहरा समेरा सहगल की जानिब मोड़ चुकी थी। तुम प्यारी हो, बहुत प्यारी। बच्चों की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए वो इसके चेहरे को देखते हुए बोला था। जब एक झटके से इसका हाथ खुद से दौड़ फेंकती हुई वो उठ बैठी थी। लिहाफ को थामकर सीने से दबूचे हुए वो सहमी हुई निगाहों के साथ समीर सहगल के चेहरे को देख रही थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? क्या जिंदगी की तमाम मुश्किलात झेलने के बाद ये एक और आजमाइश मेरे नसीब में लिखी हुई थी? गुजरी हुई रात की तमाम कार्रवाई याद आई थी तो आंखों में आंसू भी अभरते चले आए थे। गड़िया, तुम मत रो। मैं तुम्हारे लिए सबको मारूंगा जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा। मैं सबको मारूंगा, बस तुम रो मत। बच्चों की तरह नचला लब बाहर निकाल कर कहते हुए समीर सहगल ने आगे बढ़कर उसके गालों पर हाथ रखते हुए उसके आंसुओं को साफ किया था, जिस पर वो हचकियों भरते हुए वजूद के साथ बस उसका चेहरा देख रही थी। हाँ, अगर उसके खानदान ने उसके साथ दुगा किया था तो इस इंसान की क्या गलती थी? वो तो मासूम था, इसका तो ज़हन भी बच्चों वाला था। वो उसके साथ भला क्यों जानबूझकर ये करने लगा? बिलाख्तियार होकर उसे सामने बैठे हुए इस वजाहत से भरपूर नौजवान पर रहम के साथ तरस भी आया था। तभी अपने आंसू साफ करते हुए उसके चेहरे को नहायत ही गौर से देखा था। वो एक 26-27 साला भरपूर नौजवान था, मगर शायद ज़हनियत अभी भी बच्चों वाली थी। मैं ठीक हूँ, मैं रो नहीं रही, मुझे माफ़ करना। मैं रात को परेशान हो गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। नरमी से उसे बच्चों की तरह बहलाते हुए वो अपने आंसुओं को साफ करते गवाह हुई थी, जिसे समझते हुए वो अपना सिर इस बात में हिला गया था। कोई बात नहीं गड़िया, तुम मेरी दिलहान हो। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा ताकि फिर तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि अब तुम्हारी तबीयत भी खराब ना हो ताकि तुम्हें रोना ना आए। बच्चों की तरह बोलते हुए वो दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए खुश हो रहा था, जिसे देखती हुई वो अजियत से अपनी आंखें मींचकर हल्का सा मुस्कुराई थी। ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके अभी आती हूँ। क्या तुमने कुछ खाया है? नरमी से बोलते हुए वो उसके चेहरे को देख रही थी, जो अपना सिर नफी में हिला गया था। समीर को बहुत भूख लगी है। अपनी पलकें झपकाकर कहता हुआ वो उसे एक पल के लिए साकित होने पर
मजबूर कर गया था, मगर जल्द ही अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई थी। ठीक है, मैं बस अभी कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। इसके बाद तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो नाश्ता ला दूंगी, ठीक है? नरमी से बोलकर उठकर खड़े होते हुए वो अपने कदम बाथरूम की जानिब बढ़ा चुकी थी। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ था, तो समीर सहगल अपने चेहरे को संजीदा बनाते हुए पलटकर बाथरूम की जानिब एक निगाह डाल गया था। अब ये कौन सा नया ड्रामा है, या फिर तुम भी मेरे दुश्मनों के सफ में शामिल हो? अपनी गर्दन मोड़कर कहता हुआ वो बस्तर पर दुराज हुआ था। दोनों हाथ सर के पीछे बांधे हुए वो बाथरूम के दरवाजे को कुछ सोचती हुई निगाहों से देख रहा था। मुकम्मल नावल पढ़ने के लिए कमेंट में मिशी लिखें और पेज को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज लिंक आपके अनबॉक्स में दे दिया जाएगा। शुक्रिया। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और खुश रहें।